हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि यूथ बुक के द्वारा निकाला गया जो वीडियो एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम जो होने वाला है। ठीक है, और इसमें टोटल 15 सेट हैं। उसमें से कुल साल पेपर हैं 8 और 7 जो है प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे जीके के पॉइंट को। तो इसमें सॉल्व पेपर के जितने भी पेपर्स हैं जीके के वो सारे हो चुके हैं। और प्रैक्टिस सेट में अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 5 तक हो चुका है इसमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 6वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, आप सभी को पता होगा वीडियो में। और इसके बाद 7वां और 8वां, ये दोनों होने के बाद आने वाले दिनों में इसके बाद हम शुरुआत करेंगे फिर से इसमें हिंदी के टॉपिक वाइज का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि वैसे देखा जाए तो ओवरऑल प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13वां होगा। और इसमें हम देखते हैं सामान्य जानकारी, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग वीडियो के चैनल पेज पर जाइएगा, आप लोग वहाँ पर आपको इसका चैनल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इस सारा वीडियो देख सकते हैं साथ। ठीक है, तो सामान्य जानकारी का पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता, ये बताना है। ठीक है, इनमें से तो जलालुद्दीन मकबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खान, इनमें से किसके द्वारा जो है 1192 में उत्तर भारत को जीता था, ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है आक्रमण किया था, और ये संसवानी वंश का जो है शासक था। ठीक है, संसवानी वंश का शासक था, संसवानी वंश का शासक था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इसने जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। ठीक है, गजनी से चलकर गोमल दर्रे से होते हुए मुल्तान पर गया था। और 1178 में गुजरात आक्रमण में गौरी को जो है चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने पराजित भी किया। इसके पश्चात ये 1191 में फिर आक्रमण करता है, और उस समय मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है तराइन के प्रथम युद्ध में इसको पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को 1191 में। इसके बाद 1192 में फिर वापस आता है, और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें क्या है गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान से ही ये लड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तरी भारत को जीत लिया था 1192 में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी जो है भारत में विजित अपने प्रदेशों की जिम्मेदारी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया था। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था। ठीक है, संगम युग में उरैयूर की बात करेंगे तो उरैयूर जो था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आंसर इसका राइट जो है बी पार्ट हो जाए। आप लोग भी करते जाइएगा, लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। संगम काल में उरैयूर जो है सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जनमानस आंदोलन जो है क्यों हुआ। ठीक है, भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरुद्ध, ये बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है बहुत सारे ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति दी थी। तीसरा है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और चौथा है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, जो किस लिए विरोध कर रहे थे विरोध, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरा भारतीय जो है जन आंदोलन खड़ा हो गया था इसके विरुद्ध में। ठीक है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी साइमन आयोग में, और जिसमें क्या था सभी अंग्रेज जो है सदस्य थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। और 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने किया था, उन्होंने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और 1928 में जब भारत पहुंचा साइमन कमीशन तो जोरदार तरीके से इसका विरोध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। स्थायी बंदोबस्त जो है ये किया गया था जमींदारों के साथ। तो राइट आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, जमींदारों के साथ। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर था जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और उसने शुरुआत किया था 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया था। ठीक है, और इस बंदोबस्त में जो है राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था, और इसके बंदोबस्त के अंतर्गत
भारत का 19% क्षेत्र आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है, इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था, तो वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी उत्पादन को जो है प्रोत्साहन दिया गया अपनाने के लिए। इसमें गरम दल के समर्थक थे अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ठीक है, इन तीनों को जो है लास्ट के लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। और नरम दल के समर्थक थे स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और उनमें जो है मतभेद बढ़ता रहा। 1907 के जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो तंजौर के तट पर अगर बात करा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। लेकिन तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में जो है तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायणम तक नमक कानून तोड़ने हेतु यात्रा किया था। तो राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बांगर वह ऊंचा भाग होता है जहां पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और एक होता है खादर। खादर वह नीचा भाग होता है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन मिट्टी को लाकर वहां जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाए हाजी बेगम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम यानी कि पत्नी और अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो आंसर इसमें हाजी बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, सी राजगोपालाचारी बने थे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए डी पार्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है ये पूर्वी क्षेत्र सबसे पूर्वी राज्य इंगित होता है और गुजरात जो है सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना सूर्य को समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आकाशगंगा जो है तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन है, यानी कि 10 की पावर 10 है। हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और इसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है इनमें से। तो उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, गलत है। वह जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये भी गलत है। वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, ये सही है। ठीक है, इसमें सिलिका नहीं होती, ये भी गलत। तो आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा सी पार्ट। क्या सही है आग्नेय चट्टानों के लिए, सी पार्ट हो जाएगा। वह क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले हुए पदार्थ जिसको हम मैग्मा कहते हैं, और इससे क्या होता है आग्नेय चट्टान बनती है, निर्मित होती है। और ये ठोस जब होता है मैग्मा तो यही जो बनता है वो आग्नेय चट्टान होता है। ये चट्टानें जो होती हैं वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में किस दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिकतम थी? तो इसमें से अगर देखेंगे तो 1961 टू 71 में क्या था, सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना था? तो 24.8% था। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। इसके बाद 2001 से 2011 के दशक में दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो 17.7% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इसमें से कौन सा एक अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? तो वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। यह अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक 2001-2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? इनमें से तो 2001-2011 अभी ऊपर मैंने बताया 17.5, यानी कि आप इसमें मान सकते हैं 17.64, यानी बी पार्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें जो दिया गया है वैध का 1/3, वैध का 1/4 और वैध मतों का 1/5 है, तीनों गलत हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अगर 1/6 वैध मतों का नहीं पाता है तो अपनी जमानत क्या करता है? खो देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आम चुनाव का मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 21 संशोधन के तहत किया गया था। तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 1989 के अधिनियम के द्वारा, और ये तब से जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध पूछा गया है। तो ये जो है दल बेदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, दल बेदल विरोधी कानून। ठीक है, अनुसूची की बात करेंगे तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, और प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसके बाद 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें दल बेदल विरोधी कानून रखा गया। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। फिर 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को फिर जोड़ा गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को फिर जोड़ा गया। इसके बाद 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है यह है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो इस तरीके से आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य होता है गरीबों में सबसे गरीब सहायता करना। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो हुआ है 20 दिसंबर 2000 को शुरुआत किया गया था, और ये जो है इसके तहत देश के 1 करोड़ के निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर कराया जाता है। और राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, और वो कहाँ पर प्रयोग हुआ ये बताना है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार जो हुआ है वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 के 3 में जो है ये प्रयोग किया गया। केवल मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता कि ऐसी घोषणा जारी की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो क्या है? ये फिजिक्स से क्वेश्चन, डायनमो क्या है ये पूछा गया है। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है ये बताना है। तो देखिए, आकाश नीला की बात करेंगे तो नीला रंग जो होता है अल्प तरंग दैर्घ्य होने के कारण दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश में बिखर जाता है। इसके चलते जो है आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये लघु तरंग दैर्घ्य की तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन माने फैलना, तो अधिक फैलता है, तो इसीलिए जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है?
तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होता है वो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण ये तीनों उत्सर्जित करता है। तो आपका इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में धातु पूछा गया, पीतल की धातु की बात कर रहा है तो देखिए पीतल में तांबा और जस्ता मिला होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें टी पार्ट हो जाएगा, तांबा और जस्ता। जस्ता का पार्ट होता है इसमें 70%, तांबा इसमें होता है 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो सिकोया का पेड़ होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण की बात करें यानी कि एम्ब्रायो किसमें मिलता है? तो एम्ब्रायो जो होता है ये बीज यानी कि सीड्स में मिलता है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि H2O द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यह जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए पॉली हाउस का प्रयोग करते हैं? पॉली हाउस का प्रयोग जो है पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति की जनक की बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और ये जो है इन्होंने ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा चलाया गया था? तो इन्होंने ही चलाया था, वर्गीज कुरियन। ठीक है, और इनको जो है इनका जनक माना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो इस तरीके से राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी कीड़ा किस फसल का जो है शत्रु है? गुलाबी जो कीड़ा होता है वो किस फसल का शत्रु होता है? तो ये कपास का शत्रु होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी कीट जो है कपास फसल का प्रमुख कीट है और इसका वैज्ञानिक नाम पिक्टिनोफोरा गॉसिपेला है। इस कीट का जो है सर्वप्रथम प्रकोप मुंबई में सन 1842 में हुआ था। कीट की सुंडी अवस्था हानिकारक होती है। इससे ग्रसित गोले समय से पहले ही खिल जाते हैं अथवा बढ़ जाते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये जो है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन से पहचान करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, नर्तन से। ठीक है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो मलेरिया के संबंध में जो है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह गलत है। मलेरिया जो है एनफ्लीज मादा मच्छर से काटने से होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस में दिया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का पिता माना जाता है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन इनको जो दिया गया था नोबेल पुरस्कार वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में नत्रजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं? तो पौधे में नत्रजन की अगर कमी है यानी कि नाइट्रोजन की अगर कमी है तो निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले निचली पत्तियां जो होती है वो सूखना आरंभ कर देती है और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूखने लगती हैं। राइट आंसर तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो चेकोस्लोवाकिया में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी मृदाएँ साधारणतः होती हैं, पहाड़ी मृदाएँ कैसी होती हैं? तो पहाड़ी मृदाएँ जो है वो अम्लीय होती हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वो होता है डायटम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है या नहीं इसका पता डायटम परीक्षण से चलता है। जब कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में पानी में डूबता है और सांस लेने के साथ पानी में पाए जाने वाले डायटोम को भी उस व्यक्ति के फेफड़ों में चला जाता है तो रक्त प्रवाह के साथ वो डायटोम शरीर के विभिन्न अंगों में डायटोम पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी में डूबने से पहले व्यक्ति जीवित था। ठीक है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो होता है वो स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है गंदे पानी को स्वच्छ करता है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका प्रयोग रक्त स्राव को बंद करने में, जल शुद्धिकरण में, चमड़े आदि की रंगाई में करते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कहाँ पर हैं? तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल
हॉट स्पॉट इनमें से अगर देखा जाए तो पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हैं, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और टोटल विश्व में 25 जैव विविधता के 25 ताप स्थल चिन्हित हैं, जिनमें से 2 भारत में, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये इलाहाबाद में स्थित है, यानी कि प्रयागराज इसको कहते हैं। और नाम क्या है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कर्मा एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का कर्मा जो है लोक नृत्य है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है ये सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के जो खरवार आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है ये लोक नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से नोएडा सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर जो है खेलकूद बनाने का सामान उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। इनमें से कौन सा एक गलत है? तो गलत आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, नोएडा में सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान आगरा व मेरठ में होता है, जो कि इसमें गोरखपुर दिया गया है, यही गलत है। ठीक है। आगरा व मेरठ में खेल के सामान अधिकतर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये जो है कानपुर में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश को छोड़ने का आदेश दिया है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है तुर्की के राष्ट्रपति हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ होगा? तो 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन जो है ये बर्मिंघम में किया जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। वो राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत किया है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में मीनू मुमताज़ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? मीनू मुमताज़ जो है ये संबंधित थी अभिनय क्षेत्र से, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। मीनू मुमताज़ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन महमूद की बहन थी, उनका 79 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया और वह अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है। 2021 का थीम था डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। ठीक है। और वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्मोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? तो ये इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो, जिसमें अगर था लगभग 50 क्वेश्चन जीके के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आपका कितना क्वेश्चन सही गया 50 में से वो कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।